तो आज बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बुलंद इमारतें हैं, संस्कृति की ऊंचाइयां हैं और एक बहुत ही नाटकीय पतन भी है। पर यह सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का इतिहास नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस विरासत की कहानी है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस शानदार सफर पर साथ निकलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे अकबर ने एक बिखरे हुए राज्य को एक मजबूत साम्राज्य में तब्दील किया। फिर चलेंगे जहांगीर और शाहजहां के दौर में, जब कला और वास्तुकला अपनी चोटी पर पहुंच गई। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ तो आता ही है ना। हम औरंगजेब के समय में उस विस्तार को भी देखेंगे और उन दरारों को भी जो आखिरकार साम्राज्य के पतन की वजह बनी। और सबसे आखिर में हम उस मशीनरी को, उस शाही ढांचे को समझेंगे जिसने इस विशाल साम्राज्य को सदियों तक चलाया। देखिए, मुगल साम्राज्य की इस भव्यता के पीछे अगर किसी एक शख्स का हाथ था तो वो थे अकबर। उन्हें यूं ही इस साम्राज्य का असली निर्माता नहीं कहा जाता। जरा सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र। हुमायूं के बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बस इतने ही बड़े थे जब उन्हें पंजाब के कलानौर में बादशाह घोषित कर दिया गया। शुरुआती दिन आसान तो बिल्कुल नहीं थे। उनके संरक्षक बैरम खान ने ही शासन की बागडोर संभाली। और फिर आया वो निर्णायक पल, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई, जिसने भारत में मुगल शासन की नींव को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। अकबर सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक कमाल के रणनीतिकार थे। वो समझ गए थे कि सिर्फ तलवार के जोर पर हिंदुस्तान पर राज नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने राजपूतों से रिश्ते जोड़े, कूटनीति और विवाह के जरिए, जिससे साम्राज्य को एक गजब की स्थिरता मिली। 1573 में गुजरात पर मिली जीत तो इतनी बड़ी थी कि उसकी याद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया गया। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के साथ उनका संघर्ष इतिहास में दर्ज है। और 1601 में असीरगढ़ के किले पर जीत के साथ उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार का काम लगभग पूरा कर लिया था। लेकिन अकबर की सबसे बड़ी विरासतों में से एक थी उनकी सोच। सुलह एक कुल, मतलब सबके लिए शांति। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि अकबर की गवर्नेंस पॉलिसी का मूल मंत्र था। वो जानते थे कि इतने बड़े और अलग अलग धर्मों वाले साम्राज्य को चलाने के लिए तलवार के साथ सम्मान भी चाहिए। और इसी सोच को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने बनवाया इबादत खाना, यानी पूजा घर, जहां अलग अलग धर्मों के विद्वान एक साथ बैठकर बहस करते थे। और उनकी ये खोज यहीं नहीं रुकी। 1581 में अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की। अब देखिए, ये कोई नया धर्म बनाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि ये एक तरह का नैतिक कोड था जिसमें इस्लाम, हिंदू धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म की अच्छी बातों को शामिल किया गया था। ये उनकी बौद्धिक जिज्ञासा को दिखाता है, हालांकि ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। बीरबल इसके सबसे प्रमुख अनुयायियों में से एक थे। अकबर सिर्फ एक विजेता और दार्शनिक ही नहीं, एक महान निर्माता भी थे। उनकी सोच पत्थरों में ढलती थी। आगरा, लाहौर और इलाहाबाद के ये विशाल किले, ये सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थे, बल्कि मुगल ताकत की निशानी थे। और उनकी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में बसाई गई थी, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता का एक और जीता जागता सबूत है। कहते हैं ना, कोई भी महान शासक अकेला सफल नहीं हो सकता। अकबर की कामयाबी का एक बड़ा राज थे उनके दरबार के नवरत्न, यानी 9 हीरे। ये सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे जिन्होंने साम्राज्य को चलाने में उनकी मदद की। इनमें बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, तानसेन अपने संगीत के लिए और राजा टोडरमल अपनी जबरदस्त फाइनेंशियल समझ के लिए। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? इसका जवाब है अकबर का एक एडमिनिस्ट्रेटिव मास्टर स्ट्रोक, मनसबदारी सिस्टम। ये एक कमाल की व्यवस्था थी जिसने सेना और सरकार दोनों को एक ही धागे में पिरो दिया था। हर ऑफिसर को एक मनसब यानी रैंक दिया जाता था। ये रैंक न सिर्फ उसकी सैलरी तय करता था, बल्कि ये भी कि उसे कितने सैनिक और घोड़े मेंटेन करने हैं। इस एक सिस्टम ने वफादारी पक्की की और यह साम्राज्य की सैन्य और प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी बन गया। अकबर ने तो एक मजबूत नींव डाल दी थी, लेकिन जैसा कि होता है, अगली पीढ़ी के साथ चीजें बदलती हैं। उनके बेटे सलीम, जो जहांगीर के नाम से मशहूर हुए, के दौर में साम्राज्य का फोकस लड़ाई के मैदान से हटकर कला, संस्कृति और दरबारी साजिशों की तरफ चला गया। बादशाह जहांगीर को न्याय के प्रति उनके जुनून के लिए जाना जाता है। उनकी जंजीरें अदल या न्याय की जंजीर, और ये कोई कहावत नहीं थी। सच में आगरा के किले से एक असली सोने की जंजीर लटकती थी, जिसे कोई भी आम इंसान बजाकर सीधे बादशाह से न्याय की फरियाद कर सकता था। जहांगीर का शासनकाल बड़े विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ उन्होंने सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड दिया,
जिससे मुगलों और सिखों के बीच एक कभी न खत्म होने वाला तनाव पैदा हो गया। तो दूसरी तरफ उनके दरबार की असली ताकत थी उनकी बेगम नूरजहां। उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि सिक्कों पर भी उनका नाम छपने लगा था। और इसी उथल-पुथल के बीच हिंदुस्तान के दरवाजे पर एक नई ताकत दस्तक दे रही थी जब अंग्रेज व्यापारी विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो व्यापार की इजाजत लेने उनके दरबार पहुंचे। जहांगीर के बाद आया वो दौर जब मुगल साम्राज्य अपनी बुलंदी के शिखर पर था। ये शाहजहां का युग था, जिसे अक्सर मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। शाहजहां का नाम और जहन में बस एक ही तस्वीर आती है, ताजमहल। मोहब्बत की अमर निशानी उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाई थी। लेकिन उनकी शान सिर्फ ताजमहल तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने आगरा में मोती से चमकने वाली मोती मस्जिद बनवाई और सबसे बढ़कर वो मशहूर मयूर सिंहासन बनवाया जिसमें दुनिया का बेशकीमती हीरा कोहे नूर जड़ा हुआ था। पर इस सुनहरे दौर का अंत बहुत ही दर्दनाक था। शाहजहां के बीमार पड़ते ही उनके बेटों में सत्ता के लिए एक खूनी जंग छिड़ गई। भाई भाई का दुश्मन बन गया। शाहजहां तो अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन उनके तीसरे बेटे औरंगजेब ने अपने भाइयों को हराकर बेरहमी से सत्ता पर कब्जा कर लिया और उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजारे। तो अब कहानी आगे बढ़ती है औरंगजेब तक। उनका लंबा शासनकाल एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ साम्राज्य का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार और दूसरी तरफ बढ़ते हुए झगड़े और विवाद। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि ली, जिसका मतलब था दुनिया को जीतने वाला। वो एक बेहद जटिल शासक थे, एक कट्टर सुन्नी मुसलमान और उतने ही महत्वाकांक्षी सम्राट। निजी जिंदगी में एकदम सादे, लेकिन जब बात सल्तनत की हो तो उनकी महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं था। औरंगजेब ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था। मुगल साम्राज्य को उसके सबसे बड़े आकार तक पहुंचाया। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा जैसी सल्तनतों को भी जीत लिया। लेकिन इस विस्तार की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ी। उनकी कुछ नीतियां, जैसे गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स दोबारा लगाना, इसने साम्राज्य के अंदर ही नाराजगी पैदा कर दी। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड देने से सिखों के साथ संघर्ष और गहरा हो गया और दक्कन की दशकों तक चली लड़ाइयों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया। और यहीं से अनजाने में ही सही साम्राज्य के पतन की कहानी शुरू हो गई। औरंगजेब की मौत के साथ ही मानो साम्राज्य की नींव हिल गई। उनके बाद जो शासक आए उन्हें लेटर मुगल्स या उत्तरवर्ती मुगल कहा जाता है और उनका दौर बस ढलान का दौर था, जिसमें ताकत तेजी से घटती चली गई। और ये ढलान बहुत तेजी से आई। 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को जो व्यापार का फरमान दिया, वो एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। फिर मोहम्मद शाह के दौर में नादिर शाह ने दिल्ली को बेरहमी से लूटा और वो बेशकीमती मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया। बक्सर की लड़ाई में हारने के बाद तो शाह आलम द्वितीय बस अंग्रेज़ों के पेंशनर बनकर रह गए और आखिर में 1857 के विद्रोह की आग ने मुगल वंश के आखिरी चिराग बहादुर शाह जफर को भी बुझा दिया। उन्हें रंगून भेज दिया गया। लेकिन एक मिनट, इतने उतार चढ़ाव के बाद भी ये साम्राज्य सदियों तक चला कैसे? क्या था इसका राज? जवाब छिपा है उनके बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में। तो देखिए, पूरा सिस्टम एक पिरामिड की तरह सेट था। साम्राज्य को सूबों यानी प्रांतों में बांटा गया था। हर सूबे के अंदर सरकार यानी जिले होते थे। जिलों के अंदर परगने यानी तहसीलें और सबसे नीचे आते थे ग्राम यानी गांव। इतना साफ सुथरा और व्यवस्थित ढांचा था कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करना मुमकिन हो पाया। और इस पिरामिड को चलाने के लिए हर किसी के काम एकदम साफ तौर पर बटे हुए थे। सूबेदार पूरे प्रांत का हेड होता था। फौजदार जिले की कानून व्यवस्था देखता था। मीर बख्शी सेना का प्रमुख था। तो दीवान का काम था टैक्स इकट्ठा करना। और शहरों के पुलिस हेड होते थे कोतवाल। जिम्मेदारियों का ये बंटवारा इतना साफ था कि प्रशासन का पहिया आराम से घूमता रहता था। तो अकबर के साम्राज्य बनाने से लेकर शाहजहां के दौर की चमक, औरंगजेब के विस्तार से लेकर आखिर में तेजी से हुए पतन तक, मुगलों की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे महान साम्राज्य बनते हैं, अपनी बुलंदियों को छूते हैं और फिर वक्त के साथ बिखर जाते हैं।